बहुत कुछ, अगर तुम इजाज़त दो तो। खींचकर उसके हाथ पीछे बांधते सरगोशी में बोला कि हूर घबरा गई। तो मैं समझा दूँ, रोमांटिक डे एंड नाइट किसे कहते हैं। उसके कान पर लब रखते बोला कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। हमें नहीं समझना, आप छोड़ें, भूख लगी है और आप जैसे हमें खा रहे हैं। वो सुर्ख चेहरे से उसके लम्स पर कामती बोली। साहिर उसके सुख नकोश को देखकर हंस पड़ा। इतनी जल्दी? अभी तो वक्त को आने दो। जब तुम इकरार करोगी तो मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। उसकी छोटी सी नाक को दांतों से काटते हुए बोला तो हूर सिसक उठी। आपने मुझे डरा ही दिया। वह गुस्से से नाक सहलाती बोली तो उससे मोहब्बत से उसे घबराए शर्माए हालत को देखा, जो बहुत छुपाने की कोशिश की बात भी अपने जज्बात नहीं छुपा पा रही थी उससे। चलो, तुम्हारे खाने का इंतजाम करते हैं। वो उसे बाहों में उठाकर बोला तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। साहिर क्या कर रहे हैं? अरे, मेसी बाहर है। वो उतरने की जबरदस्ती कोशिश करती चीखी। कोई नहीं घर में डार्लिंग, सिर्फ तुम, मैं और हमारा किचन। वो मुस्कुराता शरारत से उसकी फैली आंखों को देखता बोला तो हूर ने चीख मारी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे आज कुछ नहीं खाना, प्लीज आलम। वो उसके चौड़े सीने पर हाथ मारती बोली, पर वो अनसुनी करते सीढ़ियां उतरने लगा। खबरदार, जो तुमने खाना खाने से इनकार किया। वो गुस्से से वार्न करता बोला कि हुरुलैन का मुंह बंद हो गया। उसकी पूरी नज़र थी अपनी ऐन पर कि वो क्या करती है, कैसी हालत है। वो इन 2 सालों में बहुत से छोटे मोटे गैंगस्टर्स का सफाया कर चुका था और 20 कराची में है। ये भी हर जगह शोर और गुल्ला मच गया था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उसके मुतल्लिक सोचे कि वो है कौन। अलवी हाउस से मौजूद उसकी भेजी की मुलाजमा उसे हर हर बात की इन्फॉर्मेशन देती थी हुरुलैन के बाबत। अलीफ को तो काफ़ी नागवार गुस्सी आलम का यूं अपने घर में जासूसी के लिए मुलाजमा भेजना, पर वह खामोश हो गया क्योंकि मुंह खोलता तो खुद ही फंसता, क्योंकि वो अपनी रुकावट पर सामने वाले को नहीं देखता था कि वो क्या है, कौन है। अलीफ को डर नहीं लगता था, पर उसका पागलपन देखकर खामोश रह गया कि वो किस तरह अपनी शहजादी के पीछे पीछे पागल हो रहा था। और फिर जब उससे अपने माँ बाप का रवैया देखा तो खुद ही खामोश पड़ गया, क्योंकि उसका भाई उसके लिए लड़ नहीं सकता था। मोहब्बत तो सभी करते हैं, पर अपनी मोहब्बत के लिए सबसे लड़ जाने वाले कम ही होते हैं, जिसकी मिसाल उसका चचा देकर गया था। आखिरी दम तक भी अपनी बीवी के साथ सांसें छोड़ते हुए। वो जब हंगामे पर वहां पहुंचे थे नूर की इत्तला देने पर, तो जब दोनों को देखा तो हाथों में हाथ दिए अपनी मंजिल के लिए साख्त फुर्सत हुए थे और इतने हसीन लग रहे थे खून में लथपथ होकर कि दोनों के चेहरे से नूर की किरणें फूट रही थीं। और दाद ने अपने भाई की खामोशी देखकर समझ गया था कि हुरुलैन किसी ऐसे हमसफ़र के लिए थी जो उसके सामने ज़ुबान खोले तो उसका मुंह बंद करवाने की ताकत रखता हो। अपने भाई से सिर्फ यही चाहता था कि वो कम से कम अपनी माँ से तो बात कर सकता था, कि वो उन्हें कोसे ना, उन्हें मनहूस बुरा भला ना कहे, पर वो खामोश सर झुकाए सुनता और नाराज होकर चला जाता। इस सब ने अलीफ का दिल तोड़ दिया और उसने तय किया कि वो आलिम के रास्ते में नहीं आएगा। और फिर जब हूर अपने होशो हवास में आई तो नूरुलैन की जहरीली बातें, बहुत परेशान हो गया था। उससे डर था कि उसका दिमाग फट जाएगा, पागल ना बन जाए। डॉक्टर ने पहले ही फ़ोन किया था कि वो बहुत हसास हो गई है, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, पर सबने सुनकर भी अनसुना कर दिया था। और फिर वो दिन भी आ गया जब वो रोती हुई बाहर निकली तो आलम को अलिफ ने कॉल की। वो सुनते ही गुस्से से भागा चला आया और जब अपनी शहजादी को हिज्जियों से रोते देखा, उसका दिल किया अलवी हाउस को आग लगा दे और आस करके उसकी बहन को मार दे, अपने हाथों से गला खूंटे जिससे उसकी बहन को यूं रुलाया था। वो जाने ही वाला था अपने हाथों से उनका गला काटने, पर उसकी बहन ने उसे रोक लिया, एक मासूम सी रील करके। उसे बहुत प्यारी लगी, इतनी कि उसका दिल किया कि खुद में भींचे उसे। अपनी सिम्मी से कहे, वाकई तुमने अपनी शहजादी के लिए शहजादी चुनी है, मासूम सी। और फिर वो उससे ले आया निकाह करके, पर उसके मुस्तकबिल की शिकायत को दूर करने के लिए वो उसके ताया को भी लाया था, जो इंतहाई लालची इंसान था, जिसने दौलत में हिस्से के खौफ से कभी अपने भाई को बाप से न मिलने दिया, ना ही घर में पैर रखने दिया। ऐसे लोगों को इतनी जहरीली मौत देना चाहता था कि वो जब जब अपनी मौत का सोचे कांप उठे। पार्लिव के बाप को देखकर सब कर गया। उससे उस बहन पर भी गुस्सा आया था जो जहरीली नागिन होकर अचानक सगी बहन बन बैठी थी निकाह वाले दिन। और वहाँ वो बेहिस बीस बनकर आया था, आंसू से पिघलने वाला, ना आंसुओं को समझने वाला। तभी तो वो उसके नाम हुई थी, वरना कैसे होती। वो डर रही थी उसके नाम से, और वो किसी की भी परवाह किए बगैर उसे ले आया था अपनी जिंदगी में।
बीस की ज़िंदगी में हूर ने कदम रखा और शहज़ादी को अपनी शहज़ादी मिल गई तो उसे उसकी ज़िंदगी मुकम्मल लगने लगी। वो गया अपनी माँ के पास और उससे अपनी ऐन की बातें की। फिर अपनी सिमी के पास आया और उससे बताया कि मैं तुम्हारी शहज़ादी को ले आया हूँ, अब तो आ जाओ। पर मुसलसल खामोशी पर वो मायूस होकर वापस लौट आया अपनी हुरूलैन के पास, बीस की ब्यूटी के पास, आलम की ऐन के पास, शहज़ादे की शहज़ादी के पास। एक तो आपके मोबाइल को भी अभी चीखना होता है, सारी नींद का बेड़ा गर्क कर देता है। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने और साइड टेबल पर रखे मोबाइल की आवाज़ पर वो गुस्से से बोली और सर कंफर्टर पर डाल दिया। ये गुस्से का इजहार था जो उसके नाना करने के बाद भी खाना पकवाया और ज़बरदस्ती खिलवाया। आलम ने तौलिए से कंधे और सीने पूंछता उसे हैंग किया और एक नज़र उसकी पुश पर डालकर मोबाइल उठाया। अलिफ का नंबर देखकर टेरिस की तरफ आ गया। हाँ आलिम, आपने कॉल की थी, मैं कुछ बिजी था और मोबाइल साइलेंट पर था, मालूम नहीं हुआ कोई काम है। अलीफ अभी ऑफिस वर्क से फारिग हुआ था और अपने मोबाइल पर आलम की कॉल देखकर जल्दी से कॉल बैक की। कुछ खास नहीं, कल अपनी बीवी को ले आना ताकि वो ऐन को अपने मुंह से निकाह का सुनाए। आसमान पर देखते हुए वो बोला तो अलीफ ने ठीक है कहा और मज़ीद चंद बातों के बाद आलिम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसकी नज़र लॉन पर बेंच पर बैठे आरिफ पर थी जिसके मुंह से धुआं निकल रहा था। आलम के जबड़े की रगें तन गईं। वो कब से सिगरेट पीने लगा और ऐसी क्या इस तरह भी थी कि यूं अंधेरे में बैठा था। उसने दोनों को बाप की तरह पाला था। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हुए वो दोनों उससे बहुत अजीज थे। पर उसकी ज़िद्दी बहन थोड़ी सी पागल लगती थी और गुस्सा भी करता था उस पर अपनी हद में रहकर। और वो जानती थी कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तभी उल्टी सीधी हरकतें करती थी जिन पर वो कमाल का सबका मुजाहरा करता था। आलम ने अपने मोबाइल से उसे कॉल की और नसें उस पर ही टिकी थी। आरिफ ने सुर्ख आंखों से सिगरेट पर सिगरेट फूंकते अपनी सोचों में खोया था। अचानक जेब में मोबाइल रिंग होने पर होश में आया और ना चाहते हुए भी इस मदखलत पर बदमजा हुआ और मोबाइल निकाल कर नंबर देखते हड़बड़ा गया और जल्दी से घास पर आटा सिगरेट फेंक कर शूज से मसला और गहरा सांस लेकर अपने आप को कंट्रोल में करते शर्मिंदगी से मोबाइल कान से लगाया। क्या कर रहे हो? आलम ने गुस्सा जब्त करते पूछा। सिगरेट पी रहा था। उससे जरा सी गर्दन मोड़कर टेरेस पर देखा और शर्मिंदा होकर बोला। वजह? तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर के पास जाओ, सिगरेट कौन पीता है तबीयत खराबी में? उससे गहरी नजर से देखकर कहा। आर्य हंस पड़ा शर्मिंदा सा। हर बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता, वो तल्ख लहजे में बोला। कौन सी बीमारी लगी है मुझे बताओ, हर बीमारी का इलाज है मेरे पास। आलम ने गुस्से से कहा उसके फलसफे पर। हाँ ये तो ठीक कहा। वो नसें चुराता मुस्कुराया। पी है? अबरूज खाकर वो सर लहजे में गोया हुआ कि आरिफ ने बेसाख्ता नफी की। नहीं, ये तो बस ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो सिगरेट को हाथ लगाया। उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा तो आलम ने गहरा सांस खारिज किया। जाओ रूम में, सुबह बात करेंगे। उसके हुक्म पर गुस्सा हिला गया पर दिल तो नहीं कर रहा था जाने को क्योंकि वो अभी बहुत कुछ सोचना चाहता था। उस एक लम्हे को खूब सारा शर्मिंदा होना चाहता था खुद पर, अपनी सोच पर आलम का हुक्म भी सर आंखों पर था। तभी सर हिलाता एक नज़र वहाँ पड़ी ढेर सारी सिगरेटों पर डालकर चला गया। उसके अंदर जाते वो भी वापस आ गया। नाराज है कोई मुझसे? साइड पर लेट कर वो बोला तो हूर ने मुंह बनाया। अभी ये भी नहीं मालूम कि मैं नाराज हूँ कि नहीं। हाँ मैं हूँ तो। ना चाहते हुए भी वो जवाब देने लगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसे ना मालूम हो कि कौन नाराज है उससे। तो मैं मनाने की कोशिश करना चाहता हूँ, इजाज़त है? वो मुस्कुराकर कहता उसके ऊपर से कंफर्टर खींच चुका था और रूल एन इस अचानक हमने से घबरा गई। नाराज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वो गुस्से से बोली। साइड ने मुस्कुराहट रोकी। हैप्पी? मैं हैप्पी हूँ आपसे, अब मुझसे बात ना करें बस। वो कहकर करवट बदल गई। फिर इतनी दूर क्यों हो? उससे झुककर उसके कान में सरगोशी की। हूर ने अपना लब दांतों तले दबा लिया। मुझसे बात ना करें आलम। अपने गिर्द उसके हाथ को झड़कती और घबराई सी बोली। तो फिर किससे करूं बताओ? उसका रुख अपनी तरफ करते उसकी मीठी आंखों में देखते हुए कुछ सख्ती से पूछने लगा। उरुलैन अपने चेहरे पर उसकी गर्म झुलसा देने वाली सांसें महसूस करती कपकपाने लगी। किसी से भी? वो जरा सी अपनी आंखें खोलकर बोली पर अपनी आंखों में उसकी तेज गर्म सांसों की ताब न लाते मेज गई। आलम उसकी आंखें लरस से सुर्ख लबों को देखने लगा। उससे उंगली से उसके लबों को छुआ और लरस उठी।
तंग ना करें, मुझे सोना है। उस तरह से हिम्मत करती बेचारगी से बोली कि उसकी घनी भूरी मूंछों तले अनाबिला मुस्कुरा उठे। और मैं ना सोने दूं तो? उसके कान की लो पर उंगली फेरते बोला। नजरें उसकी लड़त सी पलकों पर टिकी थी। हूर के चेहरे पर सारे बदन का खून सिमट आया। मैं रो दूंगी आलम। उसके खुश्क हलक से लफ्ज़ से नहीं निकल रहे थे। वो जैसे उसकी जान लेने के दर पर आ गया था कि उरुलैन की टांगें सुन पड़ गईं। आलम क्यों कहती हो? वो आलम लफ्ज़ सुनकर उसका चेहरा ऊंचा करते पूछने लगा। वो अच्छा लगता है, साहिर मुझे नहीं पसंद। वो उसके सीने में दबे भारी सांसों को फिजा के सुपुर्द करते बोली। तो आलम ने मुस्कुराते उसके पुरसुकून चेहरे को देखा। उससे अपनी पकड़ उसकी नाजुक कमर पर मजबूत करते उसे अपने सीने से लगाया और उसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर उसके लबों को फोकस में लेकर उन पर झुकाया, पूरी तरह उसे अपनी कैद में लेकर। तुम नाराज रहो, गुस्सा, प्यार, कुछ भी करो, पर अपने इन जज्बात को मुझ तक महदूद रखो, जैसे मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए रखा है। और जल्द ही मैं तुमसे सारे जज्बात वसूल करूंगा और अपने जज्बात को कतरा कतरा तुम्हारी सांसों में उंडेल दूंगा, तुम पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाकर। उसके लबों को आज़ाद करते वो उसके कानों में सरगोशियाँ करने लगा और हूर गहरे गहरे सांस भरती सुन रही थी खामोशी से। आलम ने अब उसके मुंदी आंखों को देखकर उसकी शहरक पर अपने लब रखे तो वो मूछों की चुभन महसूस करती सिमट गई उसके सीने में। डर गई? बालों में अपनी मजबूत उंगलियां फंसाए वो बोला तो उरुलैन ने स्वाद में सर हिलाया। आपने डरा दिया, भराई आवाज में कहती उसी गर्दन में अपना मुंह छुपा गई। अभी कहाँ डराया है डार्लिंग? उसके गिर्द हिसार बांध कर वो मुस्कुराया। आप बहुत बुरे हैं आलम। उसके बोलने पर साई ने अपनी गर्दन पर उसके लब महसूस किए और मुस्कुरा दिया आंखें मूंद कर। बहुत बुरा हूँ, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। उसे कहने पर हूर ने तायद में सर हिलाया और उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। नाराज हो अभी तक? वो करवट बदलकर दूसरी तरफ हुआ तो हुरुलैन उसकी कैद में खौफजदा हो गई और वो जानती थी अगर ना कहा तो उसके गले में ही पड़ेगा इनकार। नहीं, मैं हैप्पी नहीं हूँ। वो जल्दी से नफी करती बोली कि साई ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। ओह, ये गलत बात है। वो शरारत से कहता उसके चेहरे पर बहुत सा देने लगा कि उन्होंने ख्वास वाख्ता हो गई। अब उसकी मसम्मत पर रुकते वो पूछने लगा। एक तो खुद पता नहीं कैसी पढ़ पढ़ा कर इंग्लिश बोलते हैं आरिफ से, और मुझे पता नहीं कैसी मरी हुई इंग्लिश पढ़ा रहे हैं जिसकी न पूंछ है न मुंह। वो गुस्से से कहती उसके कंधे पर मुक्के मारने लगी। आलम ने भरपूर कहका मारा। मेरी जान, वो लोकल इंग्लिश थी और हमारी वाली स्पेशल है, HW स्पेशल इंग्लिश। हंसते हुए उसके चेहरे से बाल पीछे करते वो बताने लगा। हूर ने हैरत से सुना। है, ये कौन सी इंग्लिश है? वो ना समझी से पूछने लगी। ये बड़ी वाली इंग्लिश जिसकी पहुंच के लिए एक मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आलिम को अपना आप अजीब लग रहा था। क्या उसने सोचा था कि उसकी ज़िंदगी ऐसी होगी, इस कदर हसीन? हरगिज़ नहीं। वो तो सोचता था उसकी ज़िंदगी से मरते मारते गुजर जाएगी, पर इस शहजादी ने आकर सारी सोचें गलत साबित कर दी थी। पहली बार किसी ने उसे गलत साबित किया था, वो भी उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर। क्या इस बड़ी वाली इंग्लिश के लिए मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है? वो ने थोड़ी पर उंगली रखकर हैरत से पूछा। यस माय डार्लिंग, तभी तो हमारी इंग्लिश जारी है। और देखना, इसके अख्ताम पर बहुत सारे फूल खिलने वाले हैं। सोमैनी लहजे में वो शरारत से बोला तो हूर को हैरत का झटका लगा। अच्छा, पौधे नहीं सीधे फूल? और वो आप जो कहते हैं आरिफ से व्हाट शॉट नॉट पर, उस पर फूल खिलते हैं? साई लपदपाए कह क्या जो उस सीरियस हालत में उमड़ने वाला था। ओ नहीं डार्लिंग, उस पर जो फूल खिलते हैं वो भी मुरझा जाते हैं। अच्छा, तो फिर? बस बस डार्लिंग, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, इसे हमारे तक ही महदूद रखो, वरना बहुत से पौधे खिल उठेंगे। उसके लबों पर उंगली रखते उसके अगले सवाल को गले में दबा गया। हूर मुंह बना कर रह गई। आप चलते हैं कि मैं कुछ सीख ना जाऊं? वो नाक सुखेड़ कर करवट बदल गई तो आलिम ने उसकी पुश को देखते हंसा और उसे अपने घेरे में लेकर खुद में भींच लिया। हूर ने गुस्से से उसके सीने में कोहनी मारी और दूसरी तरफ कोई असर न होते देखकर मजबूरन आंखें मूंद गई। वो आस्तीन फोल्ड करता खाने की ट्रे उठाकर किचन से बाहर निकला। आसिया बेगम को उससे खुद रूम में आराम करने के लिए कहा था कि वो जब लौटेगा खुद खाना गर्म करके खा लेगा। आसिया बेगम ने उससे कहने के बाद भी आसिया बेगम उससे कहने के बाद भी रोज़ बैठी रहती थी, पर दाद ने अपनी कसम देकर उन्हें रोक दिया था।
इंतज़ार से कि मैं पता नहीं कितना लेट आऊँ। क्या तब तक ऐसे ही इंतज़ार में बैठी रहेगी? अगर मैं आऊँ ही ना तो? और फिर ना चारा आसिया बेगम ने उसका इंतज़ार करना छोड़ दिया, पर मुलाज़िमा को सख्त हिदायत दी थी कि उसका बेटा आए तो उससे खाना गर्म करके टेबल पर लगा दे और तब तक वहीं रहे जब तक वो चला ना जाए। पर दाद ने मुलाज़िमा को भी भेज दिया और फिर खुद खाना गर्म करके खाता था। उसकी नज़र में इंसान सब बराबर थे। वो मजबूरी के लिए लोगों के घर में काम करती थी। इसका ये मतलब नहीं था कि वो इंसान नहीं थी, वो थकती नहीं या नींद नहीं लगती। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और ट्रे दूसरे हाथ में पकड़कर दरवाज़ा बंद किया। नूरुलैन ने अपनी सुर्ख आंखें उठाईं और दाद की टेबल पर खाने की ट्रे रखते देखकर उसका पारा मज़ीद हाई हो गया और सूजी आंखों में चिंगारियां निकलने लगी। वो झटके से उठ बैठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने के लिए? निकलो अभी इसी वक्त। दुपट्टा गले में डालते हुए बेड से उतरी। दाद मुस्कुराकर उसकी भारी आवाज़ पर मुड़ा। मैंने सुना है तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया और खुद को रूम में बंद कर रखा है, तो सोचा क्यों ना आज हम दोनों साथ खाना खाएं। मैंने भी दोपहर से कुछ नहीं खाया, मीटिंग्स की वजह से। उसके सुर्ख चेहरे, बिखरे बाल, सूजी आंखों में देखते मुस्कुरा कर बोला, दाद मेरा तुम्हारी बकवास सुनने का मूड नहीं, प्लीज जाओ, मुझे नहीं खाना कुछ भी, जाओ। वो आगे बढ़कर उसके सीने पर हाथों के जोर दे रही, उसे पीछे धकेलने की कोशिश में मुसलसल नाकाम थी। क्यों गुस्सा है मेरी बोनी? अपने दाद को बताओ क्या हुआ है। उसके दोनों हाथ अपनी कैद में लेते वो बोला तो नूर की आंसू फिसल कर चेहरे पर गिरे। शादी की तारीख रख दी, ना हुरूलैन को बुलाया, ना ही बी को, सिर्फ बुरहान आया और ताया अब्बू और ताई अम्मी ने। वो भारी आवाज़ में रोती हुई बोली। दाद ने अफसोस से उसकी बिखरी हालत देखी। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ समझाना है। वो उसकी सख्त मजम्मत को नज़रअंदाज करते उसे लेकर सोफे पर बैठाया। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे शादी ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से दाद कमीने। वो उठने की कोशिश करते उससे से बोली, पर दाद ने उसकी कोशिश पर नाकाम करते उसके दोनों हाथ पकड़कर उससे बैठा दिया। नूर खामोश। सर्द आवाज में गुस्से से छिड़का कि रोती हुई नूर एकदम से उसे देखने लगी। तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, कमीने, निकम्मे, बुज़दिल इंसान। वो उस पर जंगली बिल्ली की तरह झपटी और दाद उसके खौफजदा चेहरे की तासुर देखकर शर्मिंदा हुआ था। नहीं कर रहा मेरी बोनी गुस्सा, सिर्फ मेरी बात सुनो। उसके हाथ पकड़कर वो मिन्नत करने लगा और नूर फूट फूट कर रोने लगी। असल में तो वो उसके इस तरह चुप करवाने से खौफजदा हो गई थी। उससे अभी तक वो गुंडा नहीं भूल पा रहा था जिसने उसके सामने आदमी को मारा था। मुझे नहीं सुनना, तुम दफा हो। कोई नहीं हमारा, यतीम है ना, इसलिए हर कोई हावी हो रहा है। वो सिसकने लगी। दाद जैसे तड़प उठा। नूरुलैन यार बस करो, कौन हावी हो रहा है? नूरुलैन को इसलिए बुलाना अच्छा नहीं क्योंकि वो बामुश्किल अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी है और हम उसे यहाँ पूरे खानदान के बीच बुलाकर फिर से उसे लोगों की बातों का निशाना बनाए। उसकी क्या हालत होगी सोचो, और फिर जख्म सहम हो जाएगी, फिर से दौरे पड़ने लगेंगे। क्या ठीक रहेगी? और रही हूर को बताने की, तो कल चलना, हम दोनों चलेंगे उसके पास, और भी तो आने वाली हैं परसों ही। नूर खामोशी से सुनने लगी। हाँ, ये तो था, अगर वो आती तो लोग उससे फिर से बातों और अपनी खुसर फुसर का निशाना बनाते और बहाने बहाने से उसके माँ से कुरीदने की कोशिश करते। तो क्या उसकी अपनी बहन की शादी में लोग उसकी गैर मौजूदगी का नहीं पूछेंगे? नूर ने उससे और तमस्सर से पूछा। पूछेंगे, पर ये अच्छा नहीं कि उसे बातों का निशाना बनाने से अच्छा है हम कोई बहाना बना ले। उसने उसके तंज को समझते नरमी से कहा तो नूर खामोश हो गई। तुम्हें भूख नहीं लग रही? मेरा तो बुरा हाल है भाई, मैं ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता। और शादी के बाद ऐसी कोई खाने वाली नाराज़गी मत दिखाना, वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी। दाद ने खाना टेबल पर लगाते हुए शरारत से बोला। तो नूर मुंह बनाती उठी। मुझे कोई शौक नहीं तुमसे नाराज़गी वराज़गी के इजहार करने का। वो नाकावारियत से कहती जाने लगी तो दाद ने उसकी पुश को देखा। इतनी बेहिस क्यों हो? वो भी उठाया। नूर मुड़कर उसकी आंखों में देखने लगी। तुम लोगों से सीखा है अपने मतलब के लिए दुनिया लूटना और किसी बेसहारा के अकेले होने का हर तरह से एहसास दिलाना। वो तनसे लहजे में चटक कर बोली। पर तुमने तो अभी मुझे लूटा नहीं है, फिर क्या सीखा है? बेहिसी। तो अभी देख लो बेहिस कौन है, तुम या मैं। और दूसरी बात, कहते हुए उसे एकदम खींचकर अपने साथ लगाया कि नूर हड़बड़ा गई। बेसहारा नहीं हो, मैं अभी जिंदा हूं, जब मर जाऊंगा तब भी बेसहारा नहीं रहोगी, क्योंकि मैं मरने से पहले बहुत सी निशानियां दे जाऊंगा तुम्हें। नूर उसकी मरने वाली बात सुनते अंदर ही अंदर तड़प उठी।
हमेशा बकवास ही करते रहना, दूर रहो मुझसे और अब निकलो। उससे पीछे धक्का देकर वो उससे अलग हुई। तुम खाना नहीं खा रही? ठंडा हो रहा है बोनी। दाद ने उसकी पुश को देखकर पूछा। नहीं खा रही ना, जाओ दाद। उसे मुसलसल वहीं देखकर रोकता गई। दाद ने एक गहरा सांस भरा और अपनी टाई निकाली गले से, और अचानक ही उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे बांधे कि नूर खौफसदा हो गई। क्या कर रहे हो? वो शदीद गुस्से से आसिया बेगम और कमाल साहब का ख्याल करती धीमे लहजे में गुर्राई, जिसका दांत पर रति बराबर असर न हुआ। वो उसके हाथ बांध कर अब उसका रुख अपनी तरफ करते उसकी पहली आंखों में देख रहा था। तुम बोनी हो तो मैं तुम्हारा बोना हूँ, ऐसे ही तुम्हें भूखा छोड़ दूँ? कहते हुए उसकी सख्त मसम्मत को नज़रअंदाज करते सोफे पर बिठाया और निवाला बनाकर उसके मुंह की तरफ किया, तो नूर ने सख्ती से लब भींच लिए और उससे चैलेंज करते देखने लगी। ओह, ओवर स्मार्ट माय बोनी। दाद ने आईब्रो उचकाया और तन से हंसा। चलो मत खाओ, मुझे भी अब भूख नहीं लग रही। तो क्या ख्याल है? निवाला प्लेट में रखते उसने उसके बिखरे बालों को कैचे की कैद से आज़ाद करवाया, तो उसके हाथ पर रेशम की तरह बिखर गए। दाद ने उसकी खौफजदा पहली आंखों में देखते उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाईं। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो दाद, मैं खा रही हूँ खाना। आंखें झपकते हुए वो हरासा होकर बोली। दाद ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। एक तो तुम जरा लंबा नहीं कर सकती थी चैलेंज? मुंह बनाकर कहते उससे वापस निवाला उठाया, तो नूर ने पहले से ही बड़ा सा मुंह खोला। छोटा मुंह खोलो, मुझे हड़प करने का इरादा है क्या? निवाला मुंह में रखते वो शरारत से खोया हुआ, तो नूर ने अपने पाँव से उसके पाँव पर मारा। कोई फायदा नहीं मेरी बोनी। उसकी गाल पर उंगली फेरते वो गर्दन अकड़ा गया। नूर का बेबसी से आंसू निकलकर गाल पर फिसला। मुझ पर इन मगरमच्छ के आंसू का कोई असर नहीं होने वाला, तो ज़्यादा समंदर मत बहाओ, क्योंकि तुम्हारी नाजुक मिजाजी देखकर मुझे लगता है तुम्हें इनकी गोल्डन लाइट में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। वो बेबाक होकर खोया हुआ, तो नूर का चेहरा शर्म गुस्से से सुर्ख पड़ गया और बहुत सी गालियाँ उसे देना चाहती थी जो भी ईजाद भी नहीं हुई थी, पर दाद उसके इरादे समझकर उसके मुंह में निवाले पर निवाला डालते उसके इरादों को नाकाम कर दिया। बहुत ही कोई कमीने इंसान हो दुनिया के। जब उसका मौका मिला तो बोलने लगी, पर उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही दाद ने पानी का ग्लास मुंह से लगा दिया और आधा बचा ग्लास अपने लबों से लगाया, मज़ीद उसे शर्म से पानी करते। बुज़दिल इंसान, तुम जानबूझकर मेरा झूठा खाते हो ना? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। आज सिर्फ हाथ खोलो। वो गुर्रा कर बोली, तो दाद ने नाक से मक्खी उड़ाई। पीना तुम्हें ही तो है खून मेरा, पर सबर, शादी हो जाए वरना लोग क्या कहेंगे हमें। दाद ने शर्म दिलानी चाहिए और बर्तन ट्रे में रखने लगा। नूर दांत पीस से मुसलसल पीछे हाथ खोलने की कोशिश में थी। जब दाद उठ खड़ा हुआ और उससे देखा, नूर उसकी नसों से घबराती पाँव ऊपर कर गई। एक तो तुम डरती बहुत हो मुझसे। उसे झुककर उठाते हुए वो मुंह बनाकर बोला, उसकी फैली आंखों और कांपते जिस्म को नजरअंदाज करता बेड पर डाला उसे। जिंदगी में पहली बार लग रहा है पेट भर कर खाया है। उस पर झुककर वो बोला, तो नूर उसके दाएं बाएं हाथ देकर खौफ से उसकी मुस्कुराती काली गहरी आंखों में देखने लगी। अब जाओ तुम, मैंने खा तो लिया ना खाना। वो अपनी बढ़ती धड़कनों से घबराती हुई बोली। आखिरी निवाला तो खाने दो। वो कहते हुए आहिस्ता से उसे उसके लबों को नरमी से छुआ और उसकी लरसी गिरती पलकों को देखते पीछे से हाथ खोलने लगा। अब बस जल्दी से आ जाओ, मैं जी भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, अपनी बाहों में बगैर किसी रोक टोक के। वो सरगोशी करता उसे वहीं शर्मो हया में छोड़कर उसकी गालियां सुनने से पहले ही बर्तन उठाकर निकला। आज कुछ कहा नहीं, कहीं लड़की मुड़ तो नहीं मिटी मुझ पर। बाहर आकर सोचते उसने फिर से मुंह दरवाजे में देते उसे देखा, और जो हवा में उड़ता जहाज आ रहा था घबरा कर दरवाज़ा बंद किया। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, वरना ये लड़की मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं छोड़ेगी। उसके दरवाजे पर जूती का नक्श देखकर बेसाख्ता कहा और गालियां सुनता मासूम सूरत बनाकर जाने लगा। क्या किया है यार, इतनी सी बात पर कौन भड़कता है? पागल है पूरी की पूरी। बर्तन किचन में रखते वो मासूमियत की हदें पार कर गया और सोने के लिए अपने रूम में चला गया। थकन से अंग अंग दर्द कर रहा था। 3 दिनों की मुसलसल बेआरामी और काम से कंधे दर्द करने लगे थे। वैसे तो ये नाजुक मिजाजी ना होती अगर घर में मनकोहा ना बैठी होती, और उसका जिस्म तो पहले से ही एक अदाकार था। वो नहीं देखी नहीं, खुद बाखुद उसकी तरफ भागने लगा था। सर सीधा रखो फेरी। बुरहान परेशान से उसके बालों में उल्टे सीधे बल डालता उसके सर मोड़ने पर बोला। और कितना सीधा रखूं? निकाल कर आपके हाथ में दे दूं, और जब आप चोटियां बना ले तो मुझे दे दीजिएगा।
फरी बार बार उसकी चुटियां करने और बाल खोलकर ब्रश करते से चिढ़कर तभी गुस्से से बोली, नहीं ऐसे नहीं होती यार। बुरहान फिर से बालों में उल्टी चोटी को पल से आजाद करवाता ब्रश करने लगा। आप दोस्त ऐसा करें, सारे बाल सर से उठा लें और फिर अच्छी सी चोटी बनाकर मेरे सर पर चिपका दें। वो सर ऊंचा करती बुरहान की बेचारी वाली सूरत को देखने लगी। बुरहान ने उसकी बात पर कहका लगाया, नहीं मेरी जान ऐसे नहीं। कल पता नहीं कैसे हो गई थी इतनी अच्छी चोटियां, मुझे खुद पसंद आ रही थी, वैसी करने की कोशिश कर रहा हूँ। हंसकर कहता उसके सर को फिर से दाएं बाएं ठीक साइड पर करने की कोशिश करने लगा। वो भी कुछ देर पहले शेव बना रहा था कि दरवाज़ा नॉक करते मुस्कान अंदर आई और जिद करने लगी कि पहले उसकी चुटिया बनाई जाए फिर जाकर शेव बनाए। और बुरहान के लिए उसकी फरमाइश आंखों पर होती थी। तभी शेविंग रेजर रखकर वो उसके पास आ गया बगैर मुंह धोए। उसके मुंह पर लगी शेविंग क्रीम से मुस्कान ने उंगली लगाकर उसके नाक पर लगाई। बुरहान आंखें दिखाता उसकी चोटियां बनाने की कोशिश करने लगा। कल वाली चुटियां थी, एक कान पर रखी थी तो दूसरी कंधे पर। मैं भी पूछ रही थी कि मामा को चुटियां बनानी नहीं आती, और सब चूसे मुझ पर हंसने लगे। वो मुंह बनाकर बोली तो बुरहान ने मसूई गुस्सा किया। उन चूजों की हिम्मत कैसे हुई एसपी की फेरी पर हंसने की, मैं कल ही आकर खबर लूंगा सबकी। वो कहते चुटियां बनाने लगा पहले की तरह। खबर लेना छोड़े और अपनी अम्मा से कुछ सीखाएं। अगले घर जाकर क्या कहेंगे अपने बच्चों से। उसकी नाक सुकेड़ कर दादी की तरह बात करने से बुरहान का छत फाड़ कहकर गूंजा। पर बेटा अगले घर तो लड़कियां जाती हैं और मैं अगले घर से लेकर आऊंगा अपनी फेरी के लिए मामा। वो मुस्कुराते कहने लगा, सच्ची मेरे लिए मामा। वो खुशी से चहकती मुड़ी। मुच्ची। उससे मोहब्बत से गाल पर चुटकी काटी मुस्कान खिलखिला उठी। वाह दोस्त, उस मुजरिम वाली को मामा बनाए ना मेरी, कितनी प्यारी है। आप उन्हें माफ कर देना मेरी मामा बनाकर। चुटिया बन गई तो वो उसके गले में बाजू डालकर लाड से बोली। बुरहान ने अपनी फेरी की जुबान से लफ्जों पर हैरान हुआ। अब चलो डाइनिंग टेबल पर, दोस्त तैयार होकर आता है फिर स्कूल चलेंगे। शाबाश। बुरहान उसकी बात को नजरअंदाज कर गया और उस बेशरम बेबाक लड़की को याद करते उसका खून खोल उठा। ओके। बुरहान की बात बदलने पर मुंह बनाती चली गई और एक नज़र अपनी बनाई गई छोटी बड़ी छुट्टियों पर डालकर मुस्कुराहट दबाता शेव बनाने लगा।